जो जैसे कि आपको ध्यान है, हम पिछले लेक्चर में अम्बेडकर के आर्थिक विचारों के बारे में बात कर रहे थे। आज हम अम्बेडकर को ही आगे बढ़ाते हुए अम्बेडकर की मार्क्सवाद से असहमति के बारे में बात करेंगे। अम्बेडकर ने 15 जनवरी 1938 में एक किसानों की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जिन कम्युनिस्ट नेताओं ने कम्युनिज्म संबंधी पुस्तकें पढ़ी, उससे भी कहीं अधिक पुस्तकें मैंने पढ़ी। उनका मत है कि कम्युनिस्ट स्थिति की वास्तविकता को नहीं पहचानते। उन्होंने कहा कि संसार में दो ही वर्ग हैं। एक वर्ग है वह जिसके पास सब कुछ, और दूसरा वर्ग वह है जिसके पास कुछ नहीं है। एक धनी वर्ग है तो दूसरा निर्धन, एक लुटेरा वर्ग है तो दूसरा लुटा हुआ, तीसरा मध्यम वर्ग बहुत कम है। उन्होंने किसानों और मजदूरों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि वे अपनी निर्धनता के कारणों पर विचार करें तो उनको पता चल जाएगा कि उनकी बर्बादी का कारण केवल इन लुटेरे वर्ग की खुशहाली और अमीरी ही है। मार्क्सवाद समाज में समता लाने की एक विधि अथवा वैज्ञानिक विचारधारा है। यह गरीबों के हित में एक ऐसा आंदोलन है जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था का विनाश निहित है। फिर भी अम्बेडकर और मार्क्सवाद के बीच कुछ मौलिक मतभेद है, इसलिए उन्होंने मार्क्सवादी जीवन पद्धति के प्रति अपनी स्पष्ट असहमति प्रकट की। उनका विचार था कि चिंतन की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए किसी भी वाद में आदमी को जकड़ा नहीं जाए। उनकी जीवन दृष्टि में यह मानते है कि परिस्थितियों और सामयिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र चिंतन की प्रेरणा पर रोक लगाना आदमी के व्यक्तित्व की हत्या करने के समान। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से अम्बेडकर ने मार्क्सवादी जीवन पद्धति को स्वीकार किया। उनकी राय में किसी भी समझदार व्यक्ति या निष्पक्ष बुद्धिजीवी को चाहिए कि वह मार्क्सवाद, गांधीवाद या किसी अन्य सिद्धांत के महत्व को मानव हित, उपयोगिता और विकास की दृष्टि से परखे। किसी भी विचारधारा का पूर्ण मूल्यांकन करना अनिवार्य है। अम्बेडकर यह मानते थे कि भारत में गरीबी है, पर उसका एकमात्र उपचार मार्क्सवाद नहीं है। भारत जैसे देश में जहाँ की समाज व्यवस्था रूस तथा चीन से भिन्न है, भारत में मार्क्सवादी नेता लगभग ऊंची या ब्राह्मण जाति से है। उन्होंने यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप से मार्क्सवाद की कभी भी व्याख्या नहीं की। अम्बेडकर ने कहा कि यदि कार्ल मार्क्स भारत में बैठकर दास कैपिटल की रचना करता तो वह उसे दूसरे ढंग से लिखता। यहाँ के मार्क्सवादी भारतीय समाज व्यवस्था पर विचार किए बिना ही साम्यवादी समाज की स्थापना करना चाहते, जो उनकी विचार प्रणाली का गंभीर दोष है। अम्बेडकर का एक और मौलिक मतभेद मार्क्सवादियों के साथ था। उन्हें तानाशाही कतई पसंद नहीं थी, क्योंकि तानाशाही में सामान्य जनता का विकास रुक जाता है। उन्हें खाने के लिए रोटी और रहने के लिए मकान मिल जा सकता है, पर जनसाधारण के स्वतंत्र सोचने समझने और उसकी अभिव्यक्ति पर कड़ा प्रतिबंध लग जाता। नियम बंद होने के बजाय धन के अभाव में स्वतंत्रता पूर्वक रहना डॉक्टर अम्बेडकर को कहीं अधिक पसंद था। मार्क्सवादी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति ऐसा स्वतंत्र चिंतन नहीं कर सकता जो साम्यवादी नीति के विरुद्ध अथवा उसकी आलोचना करने वाला हो। उन्हीं के शब्दों में, मैं ऐसी व्यवस्था में नहीं जी सकता। रोटी खाकर जीना ही मनुष्य का चरम लक्ष्य नहीं है। मैं
फिलॉसफी में विश्वास पिग फिलॉसफी में विश्वास नहीं रखता कि खाओ पियो और पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति करके मर जाओ। मैं मानव प्राणी हूँ को मननशील अतः सोचने और समझने वाला प्राणी समझता हूँ। गरीबी और अमीरी के भेद को प्रजातांत्रिक ढंग से दूर करना चाहता हूँ। यह संसार की सबसे बेहतर राज पद्धति प्रजातांत्रिक प्रणाली है। इसलिए मेरा कम्युनिस्टों से यह बड़ा भारी मतभेद है। स्पष्ट अम्बेडकर का राजनीतिक खूनी क्रांति या विप्लव में विश्वास नहीं था। वह प्रजातांत्रिक राज प्रणाली से ही राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधार के पक्षपाती थे, जबकि मार्क्सवादी लोग मूलतः राजनीतिक क्रांति को ही लेकर चलते थे। डॉक्टर साहब की मान्यता थी कि यदि भारत में कभी कम्युनिस्ट लोग क्रांति द्वारा सत्ता हथियाने में सफल हो गए तो दलितों को क्या मिलेगा? उन्हें तो यहाँ जहाँ थे हुए हैं वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि क्रांति के बाद भी प्रशासनिक मशीनरी, सेना एवं श्रमिकों की शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होने से दलितों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दलित जो सड़कें साफ करते हैं, गंदगी साफ उठाते हैं, खेतों में मजदूरी का काम करते हैं, छोटी मोटी दस्तकारी का कार्य करते हैं, वे वहीं उलझे रहेंगे। उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान जरूर मिल जाएगा, परंतु प्रशासन एवं सेना में स्थान नहीं मिल सकेगा। अम्बेडकर के शब्दों में कम्युनिस्ट शासन में आज का अछूत और पिछड़ा वर्ग समाज में तीसरे दर्जे पर ही रहेगा और वर्ण व्यवस्था के अनुयायी सवर्ण लोगों के हाथों में ही शासनाधिकार सत्ता बना रहेगी। भले ही कम्युनिस्ट राज में इस तीसरी श्रेणी वालों से छुआछूत न रहे, किंतु इन्हें समाज की सीढ़ी के सबसे निचले डंडे पर ही रहना पड़ेगा और ऊपर वाले डंडे पुराने सवर्णों के कदमों से नीचे रहेंगे। अम्बेडकर की मान्यता थी कि भारत में साम्यवाद वर्तमान परिस्थितियों में पूर्णतः स्थापित करना असंभव होगा, क्योंकि भारतीय साम्यवादी नेता अपने विचार अपने पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध में विश्वास करते हैं, माथे पर धार्मिक तिलक या चिन्ह लगाते हैं और उपनामों के रूप में जातिगत पदों का प्रयोग करते हैं। ये सभी बातें मूल मार्क्सवाद के विरुद्ध हैं। उनका विचार है कि भारत में साम्यवादी नेता आर्थिक राजनीतिक सत्ता हथियाने का आह्वान तो कर सकते हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिल सकती है, परंतु वे जातिगत भेदभाव को समाप्त नहीं कर सकते। अम्बेडकर ने सामाजिक समीक्षा के आधार पर मार्क्सवाद का खंडन किया और कहा कि मार्क्सवाद देशकाल के अनुसार ही उपयोग हो सकता है, वह कोई सार्वभौमिक उपाय नहीं है जो सब परिस्थितियों में अपने आप लागू हो जाए। धर्म के उपयोग को लेकर भी अम्बेडकर का मार्क्सवाद के साथ गहरा मतभेद था। मार्क्सवादी जीवन पद्धति में धर्म को कोई स्थान नहीं देते। वे धर्म को एक अपनी भी संज्ञा देते हैं जो मनुष्य को वास्तविकता से पृथक कर देता है। धर्म जीवन में अनावश्यक है क्योंकि वह शोषणवादी प्रवृत्तियों को जन्म देता है, परंतु अम्बेडकर ने इस मत को कभी भी स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार धर्म मानव जीवन का एक अंग है और वह सामाजिक प्रतिष्ठा तथा व्यक्तिगत उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म मानव व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नहीं जीता, उसमें बुद्धि भी है, जिसे आध्यात्मिक खुराक की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति धर्म द्वारा ही होती है। परंतु वे धर्म के नाम पर पाखंड तथा अंधविश्वास करते ही पसंद नहीं करते थे। उनके धर्म की धारणा मानवतावादी थी, जिसकी प्रमुख भूमिका सामाजिकता स्तर पर ही संभव है। अम्बेडकर के मत में दुनिया में गरीबी और सदैव रहेगी। रूस में भी गरीबी है, लेकिन गरीबी मिटाने के लिए मानव की स्वतंत्रता का बलिदान करना उचित नहीं है। जहाँ तक संपत्ति के अधिकार का प्रश्न, मार्क्सवाद उसे राज्य के कानून द्वारा समाप्त करना चाहता है, क्योंकि निजी संपत्ति सामाजिक और आर्थिक शोषण का कारण है। परंतु अम्बेडकर अनुसार बौद्ध धर्म में भी निजी संपत्ति को सामाजिक बुराई माना, पर बुद्ध ने निजी संपत्ति न रखने के अधिकार को केवल
भिक्षु संघ तक ही सीमित रखा। इस प्रकार अम्बेडकर ने मार्क्सवाद की तुलना में बुद्धिवादी जीवन पद्धति को दलितों के लिए कहीं अधिक अच्छा समझा। बुद्ध मार्ग में न केवल समता तथा बंधुत्व है बल्कि स्वतंत्रता भी है, जो मार्क्सवाद जीवन पद्धति में नहीं मिलती। निष्कर्ष रूप में अम्बेडकर ने मार्क्सवाद के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। वे श्रमिकों की सशस्त्र क्रांति से क्रांति लाना कतई पसंद नहीं करते थे। अम्बेडकर ने यह स्पष्ट कहा कि रूस में साम्यवाद दबाव एवं डंडे के सहारे टिका हुआ है, और जब तानाशाही का जाल वहाँ ढीला होगा तब साम्यवादी व्यवस्था बदल जाएगी। उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। आज साम्यवादी को रूसी दौकों एवं नेताओं ने दफनाकर साम्यवादी दल पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ की जनता ने उसे मन से कभी भी स्वीकार नहीं किया। जैसे ही यहाँ स्वतंत्रता और जनतंत्र का वातावरण उद्भूत हुआ, जनता ने साम्यवादी जामा उतार फेंका। राज्य समाजवाद। अम्बेडकर ये जानते थे कि भारत में राज्य गरीबों एवं कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों का संरक्षक हो। अम्बेडकर इस आर्थिक दर्शन के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि लोगों के आर्थिक जीवन में उच्च उत्पादन स्तर से वृद्धि होगी तथा निजी उद्योगों को बंद भी नहीं करना पड़ेगा। उनके शब्दों में वास्तव में राज्य स्वामित्व का उद्देश्य कृषि में सामूहिक कृषि पद्धति तथा उद्योग क्षेत्र में राज्य समाजवाद का विशुद्ध रूप अपनाना है। उन्होंने यहाँ तर्क दिया कि राज्य द्वारा पूंजी की आपूर्ति के बिना न तो भूमि से ही और न ही उद्योगों से ही बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसका दूसरा कारण अम्बेडकर के अनुसार भारत का तीव्र औद्योगिकरण राज्य समाजवाद से ही संभव है। निजी उद्यम देश का तीव्र औद्योगिकरण नहीं कर सकते, और यदि ऐसा होता है तो इससे देश में यूरोप की तरह आय और धन की असमानता बढ़ेगी और यह भारत के लिए एक चेतावनी होगी। उनके अनुसार चकबंदी तथा खेती कानूनों का निर्माण भी लाभकर सिद्ध नहीं होगा, केवल सामूहिक फार्म ही देश के लिए लाभकर सिद्ध होंगे। अम्बेडकर ने की राज्य समाजवाद की धारणा मानव जीवन की 3 आर्थिक क्रियाओं पर अधिक बल देती है। समाज के निर्धन वर्गों की मांगों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए और समस्त कृषि योग्य भूमि को राज्य के अधिकार में लाया जाए। समस्त उत्पादक खेतों का स्रोतों का स्वामित्व राज्य के हाथों में हो तथा जाति एवं धर्म के भेदभाव के बिना उत्पादित वस्तुओं का वितरण सभी वर्गों के लोगों में न्यायोचित ढंग से हो। आर्थिक कल्याण व संसदीय प्रजातंत्र। अम्बेडकर का विचार था कि भारत में लोगों का आर्थिक कल्याण संसदीय प्रजातंत्र के साथ राज्य समाजवाद में ही संभव है। उनके मस्तिष्क में समाजवाद और प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण उपयोगिता थी। वे इस अवधारणा को संपत्ति के समान वितरण और प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर नियोजित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे। वे नियोजित अर्थव्यवस्था को सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त मानते थे। उनका संसदीय प्रजातंत्र में तानाशाही को कोई महत्व नहीं था। उन्होंने संसदीय प्रजातंत्र में तानाशाही को रोकने के लिए संविधान के कानून की जरूरत पर बल दिया, जिससे बहुमत के बल पर कोई भी दल उसमें अपनी इच्छा या नीति के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते। मौद्रिक विचारधारा। डॉक्टर अम्बेडकर के मौद्रिक विचार उनकी पुस्तक रुपये की समस्या में संग्रहित थे। अम्बेडकर ने रुपये की समस्या में बताया कि मुद्रा समस्या को हल करते समय रुपये और पाउंड के संबंध को अंग्रेजों ने ब्रिटिश लोगों को मुनाफेबाजी के लिए किसी प्रकार तोड़ मरोड़ किस प्रकार भारतवासियों पर असंख्य संकट ढाए। अंग्रेजों की इस हेराफेरी ने ही सभी भारतीय लोगों को गंभीर आर्थिक कटाई में ढकेल दिया, क्योंकि भारतीय
धन का ब्रिटिश खजाने की ओर निरंतर भाव हो गया। बाद में उन्होंने अपने शोध प्रबंध कुछ परिवर्तन करने पड़े और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी सन 1947 पुनः हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग भाग के फर्स्ट के नाम से प्रकाशित हुई। इससे पूर्व 25 दिसंबर 1925 में अम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा और वित्त के लिए कायल कमीशन के सामने शहादत दी। उन्होंने जोरदार शब्दों में कहा, विदेशी मुद्रा के विनिमय का भारत को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता, इसलिए इसे जारी नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि उसे सोने के स्तर के देश स्थिरता प्राप्त नहीं है। उपयुक्त विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि अम्बेडकर आर्थिक जीवन दर्शन सिद्धांत ही महत्वपूर्ण नहीं रहा, अपितु इन्हें व्यवहार में भी लागू किया। उनका दर्शन मानवतावादी था, जो सीधा मनुष्य के कल्याण से जुड़ा हुआ था। उनके महत्वपूर्ण विचारों का स्वतंत्रता, समानता, प्रजातंत्र, समाजवाद आदि में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस तरह से हम देखते हैं कि अम्बेडकर और मार्क्सवाद के विरुद्ध कई मुद्दों पर थे और उनकी मार्क्सवाद से असहमति रही है। थैंक यू।